हम्म, अगर हम एक पल के लिए, बस एक पल के लिए ये कल्पना करें कि हर सुबह जब नींद खुले हम्म। तो मन में काम पर जाने की कोई थकान ना हो, कोई ऊब ना हो। जो कि ज्यादातर लोगों को होती है। बिल्कुल। बल्कि इसके बजाय एक जबरदस्त उत्साह हो, मतलब कुछ बिल्कुल नया सीखने की भूख हो और कुछ ऐसा बनाने की चाहत हो जो सच में मायने रखता हो। एक बहुत ही आदर्श स्थिति लग रही है ये। है ना? एक ऐसा जीवन जहां सामने आने वाली जो बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं वे कोई सिरदर्द या परेशानी ना लगें, बल्कि एक क्या कहते हैं उसे, एक बहुत ही रोमांचक यात्रा का हिस्सा महसूस हो। एक एडवेंचर की तरह। हाँ, एग्जैक्टली, एक एडवेंचर। एक ऐसी दुनिया जहां इंसानी क्षमताएं किसी एक बिंदु पर आकर रुक ना जाएं, बल्कि लगातार हर दिन बढ़ती रहें। सुनने में ये किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी जैसा लग सकता है, या कोई बहुत ही आदर्शवादी सपना। बिल्कुल एक यूटोपिया जैसा लगता है सुनने में। हाँ, लेकिन आज के इस गहरी चर्चा में हम जिस स्रोत पर बात कर रहे हैं वो बड़े दावों के साथ कहता है कि ये कोई सपना नहीं है, ये पूरी तरह से जी जाने वाली एक एक वैज्ञानिक वास्तविकता हो सकती है। सही बात है। तो आज हम स्टीवन कॉटलर की किताब द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल के 14वें अध्याय का गहन अध्ययन कर रहे हैं, जिसे उन्होंने बहुत ही सटीक नाम दिया है, द इम्पॉसिबल लाइफ, या असंभव जीवन। और मुझे लगता है कि इस पूरी चर्चा का जो जो मुख्य लक्ष्य है वो भी यही है। मतलब उस रहस्य से पर्दा उठाना जिससे ज्यादातर लोग असंभव मानकर छोड़ देते हैं। हमें ये समझना है कि अपनी सीमाओं को पार करना, या जिसे हम आम भाषा में असंभव को संभव बनाना कहते हैं, वो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे किसी बाहरी दबाव में आकर करना पड़े। कोई मजबूरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये असल में एक जीवन शैली है, एक ऐसा रास्ता है जिसे इंसान अपनी पूरी मर्जी, खुशी और एक तय रणनीति के साथ चुनता है। तो ये एक चॉइस है। हाँ, पूरी तरह से एक चॉइस है। स्टीवन कॉटलर का ये अध्याय हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जो जीवन या जो उपलब्धियां हमें बाहर से असंभव या किसी चमत्कार जैसी लगती हैं, वे असल में एक बहुत ही व्यवस्थित वैज्ञानिक प्रक्रिया का परिणाम होती हैं। एक व्यवस्थित प्रक्रिया। जी, इंसान का दिमाग और शरीर एक खास तरीके से काम करने के लिए बना है, और जब उस तरीके को डिकोड कर लिया जाता है तो ये जो असंभव शब्द है ये सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाता है। एक मिनट, यहाँ थोड़ा रुकते हैं, क्योंकि ये व्यवस्थित प्रक्रिया वाली बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हमारे समाज में, हमारी शिक्षा व्यवस्था में ये धारणा बहुत गहराई तक बैठी हुई है कि महान काम या दुनिया बदल देने वाले आविष्कार सिर्फ जीनियस लोग ही कर सकते हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मिथक है। मतलब हमेशा से यही सिखाया गया है कि एल्बर्ट आइंस्टीन या मोज़ार्ट जैसे जो लोग थे वे कोई खास वरदान लेकर पैदा हुए थे, एक अलग ही तरह का टैलेंट लेकर पैदा हुए थे, कि उनके डीएनए में ही महानता लिखी थी। एकदम सही। ऐसा लगता है जैसे कुछ लोगों के डीएनए में ही महानता है और बाकी जो सामान्य लोग हैं उनके लिए वे उपलब्धियां सिर्फ दूर से बैठकर ताली बजाने के लिए हैं। तो अगर ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जैसा कि स्रोत कहता है, तो क्या सच में टैलेंट नाम की कोई चीज नहीं होती? देखिए, रिसर्च के जो आंकड़े हैं वे इस आम धारणा से बिल्कुल विपरीत कहानी कहते हैं। अच्छा। हाँ, ये सच है कि शुरुआत में किसी इंसान के पास किसी खास काम के लिए थोड़ी सी प्राकृतिक प्रवृत्ति हो सकती है, जिसे हम टैलेंट कह देते हैं। थोड़ी बहुत शुरुआत मिल जाती है। बिल्कुल। लेकिन जब हम असंभव लगने वाली उपलब्धियों की बात करते हैं, चाहे वो खेल का मैदान हो, विज्ञान हो या कला हो, तो वो किसी जन्मजात प्रतिभा पर निर्भर नहीं करता। तो फिर किस पर करता है? जादू का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वे अनजाने में या जानबूझकर एक ऐसे सिस्टम का पालन कर रहे हैं जो उनके नर्वस सिस्टम को उच्चतम स्तर पर काम करने के लिए मजबूर कर देता है। नर्वस सिस्टम को हैक कर लेते हैं एक तरह से। एकदम सही शब्द है, हैक कर लेते हैं। कॉटलर ने इस पूरे सिस्टम को 5 मुख्य तत्वों में बांटा है। ओके, वे 5 तत्व क्या हैं? वे हैं प्रेरणा, सीखना, रचनात्मकता, फ्लो और दृढ़ता। प्रेरणा, सीखना, रचनात्मकता, फ्लो और दृढ़ता। कागज पर सिस्टम शब्द बहुत भारी लगता है और ये 5 तत्व भी किसी मैनेजमेंट की किताब के बुलेट पॉइंट्स जैसे लगते हैं। हाँ, थोड़े रूखे लग सकते हैं सुनने में। वही तो, असल जिंदगी में ये सिस्टम काम कैसे करता है? मतलब अगर हम इसे किसी आसान उदाहरण से समझें तो ये 5 पुर्जे मिलकर मशीन को चलाते कैसे हैं? चलिए इसे एक बहुत ही ताकतवर कार के इंजन के रूप में देखते हैं। ठीक है, कार का इंजन। हाँ, प्रेरणा या मोटिवेशन, वो स्टार्टर मोटर और ईंधन है जो इस गाड़ी को चालू करता है और उसे आगे धकेलता है। बिना इसके गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। बिल्कुल।
बिना प्रेरणा के इंसान पहला कदम ही नहीं उठाएगा। उसके बाद आता है सीखना या लर्निंग। ये वो प्रक्रिया है जो इस सफर के दौरान आने वाले रास्तों का नक्शा देती है, नई जानकारी को अंदर लाती है, एक जीपीएस की तरह। जीपीएस की तरह। फिर आती है रचनात्मकता या क्रिएटिविटी। ये गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है। स्टीयरिंग व्हील दिलचस्प है, कैसे? क्योंकि जो जानकारी हमने सीखी है उसे पुराने ज्ञान के साथ जोड़कर कुछ नया बनाना है। नए रास्तों की खोज करना रचनात्मकता का काम है। मुड़ना कहाँ है ये स्टीयरिंग तय करता है। समझ गया। और फ्लो वो टर्बोचार्जर है जो इस पूरी प्रक्रिया को उसकी अधिकतम गति यानी टॉप स्पीड पर ले जाता है। वाओ, टर्बोचार्जर। और अंत में है दृढ़ता या जिसे ग्रिट कहते हैं। ये गाड़ी का वो मजबूत ढांचा और सस्पेंशन है जो उबड़-खाबड़ रास्तों पर मुश्किल समय में जब सब कुछ छोड़ने का मन करे तब इस पूरे सिस्टम को बिखरने से रोकता है। तो जब ये पांचों तत्व एक साथ काम करते हैं, हाँ, जब ये पांचों एक साथ एक सिंक में काम करते हैं तब कोई भी सामान्य इंसान असाधारण काम कर गुजरता है। ये इंजन वाला उदाहरण चीजों को बहुत साफ कर देता है। और यही पर मतलब मानवीय क्षमता की बात आती है। अक्सर एक बात दोहराई जाती है कि इंसान अपने दिमाग की कुल क्षमता का बस एक बहुत छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल करता है। हाँ, 10% वाला मिथक। हाँ, शायद 10%। ये बात सुनकर हमेशा लगता है कि बाकी का 90% हिस्सा आखिर कहाँ सो रहा है। सही बात है। और अगर ये कार का इंजन हमारे अंदर मौजूद है तो ज्यादातर लोग अपनी गाड़ी को पहले या दूसरे गियर में ही क्यों चलाते रहते हैं? वे टर्बोचार्जर क्यों नहीं चालू करते? देखिए, ज्यादातर लोग अपनी कुल क्षमता का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें कभी ये सिखाया ही नहीं गया कि अपनी उच्चतम मानसिक अवस्थाओं को कैसे सक्रिय किया जाए। मनोविज्ञान में से पीक स्टेट्स कहा जाता है। वीक स्टेट्स? हाँ, वे उसी सामान्य गति से रोजमर्रा के काम करते रहते हैं जहां शारीरिक ऊर्जा और मानसिक ध्यान बहुत ही सीमित होते हैं। इंसान का दिमाग दरअसल ऊर्जा बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। अच्छा, सर्वाइवल के लिए। बिल्कुल, इसलिए वो डिफॉल्ट रूप से कम ऊर्जा वाले मोड में रहता है। लेकिन जब किसी इंसान को सिस्टम की समझ आ जाती है और खास तौर पर जब वो फ्लो की अवस्था को सक्रिय करना सीख लेता है तो वो अपने अंदर सोई हुई उस विशाल क्षमता के दरवाजे खोल देता है। ये जो फ्लो शब्द है ये सच में बहुत रोमांचित करने वाला है। मतलब स्रोत में से जिस तरह से समझाया गया है उसे देखकर लगता है कि जैसे ये कोई जादुई अवस्था है। जादू जैसा लगता है पर है विज्ञान। हाँ, जब कोई व्यक्ति फ्लो में होता है तो सब कुछ कितनी तेजी से बदल जाता है। आसपास की दुनिया गायब हो जाती है। ध्यान एकदम लेजर बीम की तरह केंद्रित हो जाता है। समय का एहसास ही नहीं रहता। बिल्कुल। विचार इतनी तेजी से और इतनी स्पष्टता के साथ आते हैं कि लगता है दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर में बदल गया है। और तो और थकान का एहसास तक नहीं होता। इंसान घंटों तक काम कर सकता है बिना कुछ खाए पिए, पूरी ऊर्जा के साथ। तो क्या ये फ्लो सिर्फ एक मानसिक एहसास है या इसके पीछे कोई ठोस विज्ञान है? ये कोई रहस्यमय या जादुई एहसास बिल्कुल नहीं है। ये विज्ञान द्वारा प्रमाणित एक बहुत ही शक्तिशाली न्यूरोबायोलॉजिकल अवस्था है। न्यूरोबायोलॉजिकल अवस्था? हाँ, फ्लो हमारे तंत्रिका तंत्र और दिमाग में बहने वाले रसायनों यानी न्यूरोकेमिकल्स का एक बहुत ही सटीक और परफेक्ट संतुलन है। रसायन? तो कौन से रसायन होते हैं इसमें? जब कोई इंसान इस अवस्था में प्रवेश करता है तो उसके दिमाग में 5 बहुत ही ताकतवर रसायन एक साथ स्रावित होते हैं। अगर हम इन्हें सरल भाषा में समझें तो सबसे पहले आता है डोपामाइन। डोपामाइन? ये तो खुशी देने वाला रसायन है ना? सिर्फ खुशी नहीं, यही तो बात है। डोपामाइन सिर्फ खुशी नहीं देता, ये दिमाग में एक सेव बटन और एक फोकस लेंस की तरह काम करता है। फोकस लेंस? जी, ये हमारे ध्यान को भटकने नहीं देता और नए पैटर्न पहचानने में मदद करता है। इसके साथ ही एंडोर्फिन रिलीज होते हैं। एंडोर्फिन जो दर्द कम करते हैं? बिल्कुल, ये प्राकृतिक दर्द निवारक हैं। ये शरीर की थकान और दर्द को महसूस ही नहीं होने देते। इसीलिए फ्लो में इंसान घंटों तक काम कर सकता है बिना थके। कमाल है। फिर सेरोटोनिन और एनांडामाइड जैसे रसायन आते हैं जो गहरी संतुष्टि देते हैं और तेजी से नए विचार सोचने की क्षमता बढ़ाते हैं। ये पूरा कॉकटेल इंसान के प्रदर्शन को उस स्तर पर ले जाता है जिसे हम असंभव कहते हैं। अगर ये इतना ही ताकतवर है तो फिर लोग हर समय इस अवस्था में क्यों नहीं रहते? या फिर वैसे बस एक संयोग क्यों मानते हैं कि आज तो काम करने में बड़ा मजा आ गया, पता नहीं कल ऐसा होगा या नहीं? यहीं पर आम लोगों और उच्चतम प्रदर्शन करने वालों के बीच का सबसे बड़ा फर्क सामने आता है। अच्छा। जो लोग असंभव जीवन जीते हैं उनके लिए ये फ्लो कभी कभार किस्मत से होने वाली कोई घटना नहीं है। तो वे क्या करते हैं? उन्होंने इसे एक जीवन शैली बना लिया है।
वे इस फ्लो अवस्था के होने का इंतजार नहीं करते, बल्कि वे अपने पूरे दिन को, अपनी पूरी दिनचर्या को इस गहरे ध्यान के इर्द गिर्द डिजाइन करते हैं। इसे डिजाइन किया जा सकता है। बिल्कुल, वे जानबूझकर अपने आसपास से उन सभी चीजों को हटा देते हैं जो उनका ध्यान भटका सकती हैं, चाहे वो फोन के लगातार बजने वाले नोटिफिकेशंस हों, सोशल मीडिया हो या बेकार की मीटिंग्स हों। वे डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर देते हैं। हाँ, वे अपनी मानसिक ऊर्जा को किसी खजाने की तरह सहेज कर रखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे जानबूझकर ऐसी चुनौतियों का पीछा करते हैं जो उनके मौजूदा कौशल से बस थोड़ी सी ही बड़ी हों। थोड़ी सी बड़ी, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं। नहीं, बस थोड़ी सी। इससे उनका काम सिर्फ एक थकाऊ जिम्मेदारी नहीं रह जाता, बल्कि वो एक खेल में बदल जाता है। काम का खेल बन जाना। यस। ये एक बहुत ही खूबसूरत विचार है। हाँ। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एक आम इंसान इस रास्ते पर चलना शुरू कैसे करें? ये एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। हाँ, क्योंकि अक्सर जब इंसान किसी बहुत बड़े असंभव लक्ष्य के बारे में सोचता है, जैसे कोई नई कंपनी शुरू करना, कोई किताब लिखना या कोई बहुत बड़ा आविष्कार करना, तो वो पहाड़ की चोटी नीचे से देखने में इतनी डरावनी लगती है कि कदम वहीं रुक जाते हैं। घबराहट होने लगती है। बिल्कुल। तो स्रोत में इस डर से निपटने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प तरीका बताया गया है, जिसे छोटे असंभव लक्ष्यों की शक्ति कहा गया है। ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है। देखिए, सीधा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश करना बेवकूफ़ी है। हाँ, बिना ट्रेनिंग के तो मौत तय है। बिल्कुल। शुरुआत हमेशा उन छोटे असंभव लक्ष्यों से करनी होती है जो हमारे मौजूदा आराम के दायरे यानी कंफर्ट जोन से बस जरा से ही बाहर हो। बस जरा से बाहर। हाँ, अगर हम इसके पीछे का विज्ञान समझें तो जब हम कोई ऐसी छोटी चुनौती लेते हैं जो हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल है, तो उस चुनौती को पार करने के लिए हमें अपने कौशल को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है। जब वो काम पूरा होता है तो दिमाग में वही डोपामीन रिलीज होता है जिससे एक जीत का एहसास होता है और भारी मात्रा में आत्मविश्वास पैदा होता है। जीत का एहसास। जी, ये आत्मविश्वास एक मनोवैज्ञानिक गति, जिसे हम मोमेंटम कहते हैं, उसका निर्माण करता है। यह एक निरंतर चलने वाला चक्र बन जाता है। एक लूप बन जाता है। हाँ, एक पॉजिटिव लूप। एक छोटी सी चुनौती लेना, अपने कौशल में वृद्धि करना, उसे पूरा करके आत्मविश्वास पाना और फिर उस गति का उपयोग करके अगली थोड़ी बड़ी चुनौती लेना। और यही वो गति है जो सालों बाद पीछे मुड़कर देखने पर एक चमत्कार जैसी लगती है। बिल्कुल चमत्कार लगती है। और शायद यही लगातार चलने वाली गति आगे चलकर उस चीज को जन्म देती है जिसे हम जुनून या पैशन कहते हैं। बहुत सही पॉइंट पकड़ा आपने। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा विरोधाभास सामने आता है। फिल्मों में, उपन्यासों में और मोटिवेशनल भाषणों में हमेशा ये सिखाया जाता है कि जुनून कोई ऐसी चीज है जो एक दिन अचानक आपके अंदर बिजली की तरह कौंधती है। हाँ, वो यूरिका मोमेंट। हाँ, जैसे कोई इंसान सड़क पर चल रहा हो और अचानक उसे एहसास हो कि यही मेरा पैशन है। लेकिन जो शोध हमने देखा है वो इस पूरी रोमांटिक धारणा को सिरे से खारिज कर देता है, पूरी तरह से। उसके अनुसार जुनून कोई जादुई चीज नहीं है जो कहीं खोई हुई है और जिसे बस खोजना है। जुनून को एक ईंट दर ईंट खड़ी होने वाली इमारत की तरह बनाना पड़ता है। ये शायद इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सबक है। जुनून खोजने की चीज नहीं, बल्कि निर्माण करने की चीज है। लेखक ने इसे 4 बहुत ही स्पष्ट और तार्किक चरणों में बांटा है। वे 4 चरण क्या हैं? इसकी शुरुआत कभी भी किसी भारी भरकम पैशन से नहीं होती। शुरुआत हमेशा एक बहुत ही हल्की सी, छोटी सी चीज से होती है, और वो है जिज्ञासा, यानी क्यूरियोसिटी। जिज्ञासा। मान लीजिए किसी इंसान को ये जानने की थोड़ी सी उत्सुकता है कि कंप्यूटर कोडिंग कैसे काम करती है या अंतरिक्ष में तारे कैसे बनते हैं। ये जिज्ञासा पहली सीढ़ी है। बस एक छोटी सी स्पार्क। हाँ, जब उस जिज्ञासा को थोड़ा समय दिया जाता है तो वो खोज या एक्सप्लोरेशन में बदल जाती है। खोज मतलब इंसान उसके बारे में और जानने की कोशिश करता है। बिल्कुल। इंसान कुछ लेख पढ़ता है, कोई वीडियो देखता है या सप्ताह में कुछ प्रयोग करता है। जब ये खोज लगातार चलती रहती है, इंसान उस विषय में समय और मेहनत लगाता है, तो धीरे धीरे वो उस काम में महारत हासिल करने लगता है। मास्टरी आ जाती है। जी, और जब किसी चीज की महारत आ जाती है, जब इंसान उस काम को बहुत अच्छे से करने लगता है और उसके परिणाम दिखने लगते हैं, तब जाकर वो गहरा जुनून पैदा होता है। तो पैशन लास्ट में आता है। एकदम। जुनून शुरुआत में नहीं होता, वो जिज्ञासा, खोज और महारत की लंबी प्रक्रिया का अंतिम परिणाम होता है। यानी जिज्ञासा से खोज, खोज से महारत और महारत से जुनून।
इस पूरी प्रक्रिया को देखकर एक बात जो बिल्कुल साफ हो जाती है वो ये है कि इस सफर में एक चीज जो कभी नहीं रुक सकती वो है लगातार सीखते रहना, हमेशा के लिए सीखना। हाँ, जो लोग सच में ये असंभव जीवन जी रहे हैं, चाहे वे किसी भी उम्र के हों, वे कभी ये नहीं कहते कि अब मुझे सब कुछ पता है। वे हमेशा विनम्र रहते हैं, एक बच्चे की तरह उत्सुक रहते हैं। वे पुरानी धारणाओं को छोड़ने और नए विचारों को अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और ऐसा करने के पीछे भी एक बहुत बड़ा न्यूरोलॉजिकल कारण है। अच्छा, वो क्या है? लगातार सीखते रहने से इंसान का दिमाग लचीला बना रहता है, जिसे विज्ञान की भाषा में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी? हाँ, जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शंस बनते हैं और पुराने काम न आने वाले रास्ते मिट जाते हैं। तो दिमाग खुद को रिवायर करता रहता है। हाँ, बिल्कुल रिवायर करता है। जो दिमाग लचीला होता है, जो बदलती हुई परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल सकता है, वही दिमाग अंततः नए आविष्कार या इनोवेशन कर सकता है। अगर कोई ये मान ले कि उसका सीखना पूरा हो गया है, तो विकास वहीं रुक जाता है। दिमाग एक बंद डिब्बे की तरह हो जाता है। हाँ, और असंभव जीवन जीने वाले लोग अपने दिमाग को कभी भी बंद डिब्बे में नहीं बदलते। लेकिन जब हम लगातार अपनी सीमाओं को पार करने की बात कर रहे हैं, रोज कुछ नया सीखने, नई चुनौतियों का सामना करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ एक बहुत ही अहम और इंसानी सवाल उठता है। क्या सवाल? क्या इतने बड़े लक्ष्यों और इन लगातार मिलने वाली नई चुनौतियों के बीच डर नहीं लगता? मतलब जो लोग दुनिया के सबसे बेहतरीन और खतरनाक काम कर रहे हैं, चाहे वे बड़े उद्यमी हो या ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने वाले पर्वतारोही, क्या उनके अंदर असफलता का खौफ नहीं होता? ये बहुत ही स्वाभाविक सवाल है, लेकिन जो जवाब निकल कर आता है वो इस पूरे नजरिए को पलट कर रख देता है। कैसे? असंभव जीवन में डर कभी खत्म नहीं होता। ये सोचना बिल्कुल गलत है कि जो लोग महान काम कर रहे हैं वे पूरी तरह से निडर हैं और उन्हें कभी पसीना नहीं आता या घबराहट नहीं होती। तो वे डर से निपटते कैसे हैं? बात सिर्फ इतनी है कि वे डर को खत्म करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि डर अपना रूप और अपना काम बदल लेता है। डर उनके लिए एक दुश्मन या रुकने का सिग्नल नहीं रहता। तो क्या बन जाता है? वो एक जानकारी या एक दिशा सूचक यंत्र बन जाता है, एक कंपास की तरह। डर एक दिशा सूचक यंत्र बन जाता है। ये कैसे काम करता है? सामान्य तौर पर तो डर इंसान को पीछे हटने पर मजबूर करता है। एक आम इंसान जब डरता है तो वो उसे खतरे का संकेत मानकर पीछे हट जाता है। लेकिन उच्चतम प्रदर्शन करने वाले लोग जानते हैं कि जो डर वे महसूस कर रहे हैं, वो डर असल में ये बता रहा है कि उनके विकास की अगली गुंजाइश वहीं पर है। ओहो, मतलब डर ही रास्ता है। बिल्कुल। डर ये संकेत है कि वे अपने आराम के दायरे की बिल्कुल आखिरी सीमा पर खड़े हैं, और अगर वे इस डर के पार जाते हैं तो वे कुछ नया सीखेंगे। हर बार जब कोई व्यक्ति अपने डर की आंखों में देखकर उसका सामना करता है, तो वो अपनी मनोवैज्ञानिक सीमाओं का विस्तार कर रहा होता है। वे डर को रुकने का बहाना बनाने के बजाय आगे बढ़ने के ईंधन में बदल देते हैं। ईंधन में बदल देते हैं। ये सच में सोचने का तरीका पूरी तरह से बदल देता है। अब इस पूरे सफर के बारे में एक और बहुत बड़ा मिथक है जिस पर बात करना जरूरी है। सदियों से हमें अकेले जीनियस की छवि दिखाई गई है। लोन जीनियस। हाँ, एक इंसान जो एक बंद कमरे में पूरी दुनिया से कटकर रात दिन काम करके कोई महान आविष्कार कर रहा है। लेकिन जो शोध हमने देखा है वो हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि ये सफर कभी भी अकेले तय नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। ये अकेला जीनियस इतिहास के सबसे बड़े भ्रमों में से एक है। भ्रम है? हाँ, अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें या वर्तमान के तकनीकी विकास को देखें तो असाधारण उपलब्धियां शायद ही कभी पूर्ण एकांत में हासिल होती हैं। तो वे कैसे हासिल होती हैं? वे हमेशा उत्कृष्ट समुदायों यानी कम्युनिटीज ऑफ एक्सेलेंस के बीच ही पनपती हैं। इंसान बुनियादी रूप से एक सामाजिक प्राणी है और उसके नर्वस सिस्टम को उसके आसपास के माहौल से ऊर्जा मिलती है। तो इन उत्कृष्ट समुदायों का काम क्या होता है? ये सिर्फ एक दूसरे की तारीफ करने वाले समूह तो नहीं होते? बिल्कुल नहीं। तारीफ करने से महानता नहीं आती। एक उत्कृष्ट समुदाय वह समूह होता है जहां लोग एक दूसरे को लगातार चुनौती देते हैं। बौद्धिक और शारीरिक रूप से? हाँ, वे एक दूसरे के विचारों को परखते हैं, उनकी कमियों को सामने लाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे एक दूसरे को अपनी सीमाओं को धकेलने के लिए प्रेरित करते हैं। एक तरह का हेल्दी कंपटीशन। बिल्कुल। जब किसी इंसान के आसपास के सभी लोग कुछ बड़ा और चुनौतीपूर्ण करने की कोशिश कर रहे हों, तो वो माहौल अपने आप में एक शक्तिशाली ऊर्जा बन जाता है। एक फ्लो स्टेट पूरे ग्रुप में आ जाती है। एकदम सही।
ये बेहतरीन माहौल असंभव परिणामों के हासिल होने की गति को कई गुना तेज कर देता है। जो सफर अकेले तय करने में इंसान को 10 साल लग सकते हैं, एक सही समुदाय के साथ वो कुछ सालों या महीनों में हो सकता है। ये समुदाय वाली बात सच में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जब हम सालों और दशकों की बात कर रहे हैं, तो ये याद रखना भी बहुत जरूरी है कि इस पूरी प्रक्रिया में एक लंबा समय लगता है। रातों रात कुछ नहीं बदलता। नहीं, रातों रात कोई चमत्कार नहीं होता। और आजकल की दुनिया में, जहां हर किसी को बस एक क्लिक पर तुरंत परिणाम चाहिए, वहां दशकों तक किसी एक लक्ष्य के लिए काम करने की ये लंबी सोच रखना कितना मुश्किल है। और इसीलिए लंबी अवधि की सोच, जिसे लॉन्ग टर्म थिंकिंग कहते हैं, इस पूरे सिस्टम का एक इतना अहम हिस्सा है। जो लोग सच में असंभव की सीमाओं को पार करते हैं, उनका ध्यान सिर्फ उस अंतिम परिणाम पर नहीं होता। वे जानते हैं कि मंजिल तक पहुंचने में समय लगेगा और बीच में असफलताएं भी मिलेंगी। तो उनका ध्यान कहाँ होता है? वे अपना पूरा ध्यान प्रक्रिया पर लगाते हैं, प्रोसेस पर। वे रोजमर्रा के छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान देते हैं। इस संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत काम करता है। निरंतरता हमेशा तीव्रता को हरा देती है। निरंतरता हमेशा तीव्रता को हरा देती है। कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक दिन अचानक बहुत जोश में आकर प्रेरणा से भरकर 20 घंटे काम कर लेना और फिर अगले 10 दिन तक कुछ ना करना, वो उतना फायदेमंद नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि हर दिन लगातार बिना नागा किए सिर्फ 2 घंटे पूरी लगन और फोकस के साथ काम करना ज्यादा बेहतर है। एकदम। जब लंबी सोच होती है तो एक दिन की भारी थकान से इंसान टूटता नहीं है। उसे पता होता है कि ये एक लंबी मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। एक मैराथन है। और जब कोई इंसान इस प्रक्रिया का सम्मान करते हुए हर दिन लगातार आगे बढ़ता है, तो अंत में कुछ ऐसा होता है जो किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति से कहीं अधिक बड़ा होता है। और हम इसी सबसे बड़े परिणाम की ओर बढ़ रहे हैं, जो आज की इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष भी है। जब कोई व्यक्ति इन विशाल असंभव लक्ष्यों का पीछा करता है, इतने लंबे समय तक काम करता है, तो उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? क्या लगता है आपको? क्या वो लक्ष्य खुद उसका सबसे बड़ा इनाम है? स्रोत कहता है नहीं। बिल्कुल नहीं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये लक्ष्य इंसान को एक अधिक मजबूत, ज्यादा समझदार और मानसिक रूप से लचीला इंसान बनने पे मजबूर कर देते हैं। इंसान असल में अपने भविष्य के स्वयं का निर्माण कर रहा होता है। यही इस पूरी यात्रा का सबसे खूबसूरत सच है। जो इंसान इस सफर की शुरुआत करता है, वो कभी भी वही इंसान नहीं होता जो इस सफर को खत्म करता है। इंसान बदल जाता है पूरी तरह से। लक्ष्य तो बस एक बहाना होता है उस व्यक्तिगत बदलाव तक पहुंचने का। इस प्रक्रिया में इंसान अपनी पुरानी सीमित सोच, अपनी कमजोरियों और अपने डरों को कहीं पीछे छोड़ देता है। यही एक नया और बेहतर इंसान बनना ही इस असंभव जीवन का सबसे बड़ा इनाम है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें, तो असंभव जीवन का असल मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंसान दुनिया भर में मशहूर हो जाए या बहुत सारा पैसा कमा ले। नहीं, ये बाहरी चीजों के बारे में है ही नहीं। इसका असल मतलब है निरंतर विकास, दिमाग का विकास, नए कौशल का विकास और सबसे बढ़कर चरित्र का विकास। चरित्र का विकास, बिल्कुल सही कहा। जो सीमाएं इंसान को रोक रही थी, वे असल में कभी थी ही नहीं। वे दीवारें सिर्फ इसलिए बनाई गई थीं ताकि इंसान अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्हें तोड़ने का प्रयास कर सके। और जैसे जैसे कोई व्यक्ति इस तरह से जीना शुरू कर देता है, एक समय ऐसा आता है जब असंभव शब्द अपना सारा डरावना अर्थ खो देता है। असंभव चीजें बस रोजमर्रा के सामान्य जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। बिल्कुल, असंभव एक सामान्य बात हो जाती है। आज की यह चर्चा वाकई में बहुत सी पुरानी धारणाओं को तोड़ने वाली रही है। कैसे जन्मजात प्रतिभा से ज्यादा एक व्यवस्थित सिस्टम काम करता है, कैसे फ्लो हमारे दिमाग के रसायनों का एक खेल है, और कैसे जुनून को जिज्ञासा की ईंटों से अपने हाथों से गढ़ा जा सकता है। अब इस अध्ययन के अंत में एक विचार है जो मैं यहाँ छोड़ना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। आज की इस गहरी चर्चा के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है। अगर असंभव सच में सिर्फ एक वैज्ञानिक सिस्टम है, फ्लोर और न्यूरोकेमिकल्स का एक व्यवस्थित ढांचा है जिसे कोई भी इंसान सीख सकता है, तो जरा सोचने वाली बात है कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में ऐसी कौन सी एक छोटी असंभव दीवार है जिसे हमने बिना सोचे समझे अपनी स्थायी सीमा मान लिया है। बहुत गहरा सवाल है। और अगर आज हम उस दीवार के बस एक कदम पार चले जाएं, बस एक कदम, तो हम अपने भविष्य के किस नए रूप से मिलेंगे?
इस विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। कुछ नए विचारों और नई ऊर्जा के साथ आप भी अपनी उस छोटी असंभव दीवार को पहचानने की कोशिश जरूर कीजिएगा।